मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिले के लिए कोशां एक आर्मी कर्नल से ताल्लुकात बना चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दिल्ली में बरसात का आगाज हो चुका था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर घटा यूं टूट कर बरसी कि हर तरफ जलथल हो गया। यहाँ मैं आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। भारत में जासूसी का ये वाकया बिल्कुल असली वाकयात पर मबनी है। ये कोई अफसानवी कहानी नहीं और न ही इसमें ज़ेब दास्तां के लिए कोई इजाफा किया गया है। हम 5 अफराद जो पाकिस्तान से मिशन की तकमील के लिए भारत आए थे कोई गैर मामूली इंसान न थे। ये तो हमारा जज्बा था जिसके तहत हमने इस खतरनाक काम को सरअंजाम देने का बीड़ा उठाया था और खुद वॉलंटियर किया था। भारत में कामयाबियों के साथ साथ हमें कुछ नाकामियों का भी सामना करना पड़ा जिनका जिक्र बाद में आएगा। दिल्ली में आशा से मिलना, सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर और कर्नल मदन से मिलना, मेरे साथियों का आर्मी हेडक्वार्टर्स के सिविल मुलाजिमीन के दफ्तरी और घरेलू हालात की छानबीन और इसके अलावा हमारी मजीद भाग दौड़ और कोशिशों का सिर्फ एक मकसद था कि हम हेडक्वार्टर्स में न सिर्फ दाखिल हो सकें बल्कि वहाँ राब्ते भी पैदा करके अहम मालूमात हासिल कर लें। एक राब्ते को तलाश करना और अगर उसमें नाकामी हो तो फिर दूसरे राब्ते की तलाश की बजाय मेरी हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन या अपने हदफ पर चारों तरफ से हमला किया जाए। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होती थी बल्कि दुश्मन का कोई वीक पॉइंट मिलने का भी कवी इम्कान था। हमें ताज़ा तरीन मालूमात और उनका तसलसल कायम रखने की जरूरत थी और इसके लिए हम चंद नहीं बल्कि सैकड़ों राब्ते तलाश करने को तैयार थे, चाहे वो आला तरीन हो या कमतर। हम अपने मकसद के हुसूल के लिए इंतहाई बुलंदी और पस्ती की इंतहाई गहराइयों में गिरने को तैयार थे। इसे आप जुनून कह लें, वतन से मोहब्बत या सुकूत ढाका के लगे हुए जख्मों का दर्द। हम हर खतरे और उसके अंजाम से बेपरवाह होकर अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशां थे। अगला दिन बारिश की नजर हो गया और उससे अगले चंद रोज मैंने सर्विसेज क्लब में गुजारे, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत दिखाई न दी। मूंछों वाले कर्नल शंकर से भी लॉन में 2 बार मुलाकात हुई। उसका मेरे साथ रवैया तजादात का मजमुआ था। एक तरफ वो पहली मुलाकात में मेरी गुफ्तगू से कुछ मोहतात सा लगता था। शायद वो समझ बैठा था कि मैं उसके माजी से वाकिफ हूँ या उसके अंदर झांकने की सलाहियत रखता हूँ। दूसरी तरफ वो मेरी कंपनी से खुश होता और हर मुलाकात के खात्मे के बाद आइंदा मिलने के लिए जोर देता। उसके मोहतात रवैये के पेश नजर मैंने भी उससे कभी हेडक्वार्टर्स के मुतालिक बात नहीं की थी। एक रोज मैं उसके पास 7 बजे शाम गया तो वो अपने कमरे में था। मैंने दरवाजा नॉक किया तो बैटमैन ने उसे बताया और मुझे सिटिंग रूम में बिठा दिया। कर्नल शंकर के पास 2 कमरों का सेट था, बेडरूम और सिटिंग रूम। थोड़ी देर बाद कर्नल वर्दी पहने बेडरूम से बाहर आया। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। उसने कहा कि वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर्स जा रहा है, इसलिए वो मेरा साथ न दे सकेगा और मैं सोच रहा था कि इस ब्रीफकेस में न जाने कितनी अहम फाइलें होंगी। इतनी मुख्तसर बात के बाद हम दोनों बाहर आ गए। पार्किंग में एक हिंदुस्तान गाड़ी हेडक्वार्टर्स के नंबर प्लेट के साथ खड़ी थी। कर्नल ने हाथ मिलाया और तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। अगर मुझे पहले से इस शाम के हालात का इल्म होता तो मैं अपने साथियों के हमरा इस ब्रीफकेस के हुसूल के लिए कर्नल को खत्म करने से भी गुरेज न करता, लेकिन अब ये बेसूद था। उस ब्रीफकेस के हुसूल के लिए मुझे शेर की ताकत के साथ साथ लोमड़ी की चालाकी को भी इस्तेमाल करना था। मैंने फैसला कर लिया कि कर्नल के बैटमैन को फांसने की कोशिश करूंगा। मैं इन चंद दिनों में अपने साथियों से भी एक बार मिला। वो सब अपनी कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी न मिली थी। हमने हिसाब लगाया कि जितने कम अरसे में हमने अहमदनगर की फाइलें पाकिस्तान भिजवाई हैं, इस बड़ी कामयाबी से हमारे सीनियर्स हमारा खासा बुलंद इमेज बना चुके होंगे। कॉन्टैक्ट की आमद में भी वक्त कम रह गया था। फाइलों के हुसूल में कामयाबी पर हमें अपने सीनियर्स का रद्द-ए-अमल भी देखने की ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि इस बार भी अपने कॉन्टैक्ट के जरिए मजीद मवाद भेजूं। इसके लिए मैं कर्नल शंकर के बैटमैन को एक बार टटोलना चाहता था। अगर वो हाथ ना आता तो फिर घी तो निकालना ही था, चाहे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता। इस दौरान आशा का फोन आया और उसने मुझे कहा कि शाम को 4 बजे अकबर होटल की कॉफी शॉप में उसे मिलूं। मैं 4 बजे अकबर होटल चला गया। कॉफी शॉप में आशा एक खूबरू जवान के साथ बैठी हुई थी। मैं अभी इसी शशोपंज में था कि उनकी टेबल पर जाऊं या न जाऊं कि आशा ने आवाज देकर मुझे बुलाया और उस जवान से मुतारिफ भी करवाया। वो MES के एक ब्रिगेडियर का लड़का था और जेर तालीम था। आशा ने या तो मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मुझे
मुझे जलाने की कोशिश की थी और या फिर वो उसके शौहर के ठेकों में एक और ठेका हासिल करने का जरिया था। वो जवान फोन करने के लिए लॉबी की तरफ गया तो आशा ने बताया कि मेरा दूसरा ख्याल दुरुस्त था। मैं उनकी टेबल पर करीबन आधा घंटा बैठा रहा। इस दौरान आशा कभी उस नौजवान के करीब होकर सरगोशी में उससे बात करती और कभी बेतकल्लुफी से मेरा हाथ अपने हाथ में लेती और उस नौजवान से मेरे चाय के कारोबार को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती और कभी मुझे उसकी शय खर्चियों का बताती। मुझे बहुत जल्द ही महसूस हो गया कि आशा का मुझे यहाँ बुलाने का मकसद बैक वक्त दो शिकार करना था। वो हम दोनों में रकीबाना जज्बात पैदा करना चाहती थी ताकि हम दोनों से अपने मकासद पूरे कर सके। आशा से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके मैं उनके टेबल से उठ आया। आशा ने मुझसे तारुफ के बाद बहुत जल्द ही अपनी निजी जिंदगी के बारे में जो कुछ बताया था, मेरे ख्याल में उसकी वजह इज़्दिवाजी जिंदगी की महरूमियां और उसके शौहर का उसे महज ठेके हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना था। जयचंद जैसे बूढ़े से उसकी शादी की वजह उसके वालिद की माली मजबूरियां थी, लेकिन जयचंद ने भी अपने कारोबार में उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अब ये पढ़ी लिखी जवान हसीन औरत अपने शौहर और अपने समाज से बागी हो चुकी थी। जब मैंने उसे कहा कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, बम्बई में खासा बड़ा कारोबार है और उसके हुस्न से भी बहुत मुतासिर हुआ हूँ, तो ऐन मुमकिन है कि आशा ने अपने मुस्तकबिल को मेरे साथ वाबस्ता करके सुनहरे सपने देखने शुरू कर दिए हों। बहरहाल आशा के रवैये से मैंने महसूस किया कि वो फिलहाल मेरे काम नहीं आ सकती और अपने होटल पहुंचते पहुंचते मैं ये फैसला कर चुका था कि आशा को स्टैंड 2 पोजीशन पर रखकर दीगर मुमकिन जराए को इस्तेमाल करूं, जिनमें मेरे साथियों की मुहैया करदा मालूमात, कर्नल शंकर का बैटमैन और अशोका और अकबर होटल में शामें गुजारने वाले फौजी अफसरान और उनकी बेगमात शामिल थी। मैं अगली सुबह मोहल्ला फराश खाना में गया, साथियों के मकान के सामने एक मखसूस आवाज निकाली और वापस बड़ी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर में मेरा ट्रांसमीटर वाला साथी वहां पहुंच गया। मैंने उसे शाम को एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए कहा, जिसमें वो चारों अपनी अपनी कारकर्दगी से मुझे आगाह करें। इस मीटिंग में चारों ने कहा कि फिलहाल कोई पेशकदमी नहीं हो सकी क्योंकि बारिश की वजह से दिल्ली की भीड़ भाड़ में खासी कमी आ चुकी थी और ऐसे हालात में किसी का पीछा करना शक पैदा कर सकता था। जहाँ आपको बताते चलें कि जासूसी के फर्जी अफसाने और फिल्मों में जो कुछ आप पढ़ते और देखते हैं वो सब ख्याली तखय्युल होता है और उसकी कोई हद नहीं होती। अमली तौर पर जासूसी एक थका देने वाला और किसी एक हदफ के हुसूल में महीनों कोशा रहने का नाम है और बाज़ औक़ात अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। 1185 दिन जो मैंने भारत में गुजारे, इनमें बाज़ औक़ात हफ्तों बल्कि महीनों हमें अपने मकसद के हुसूल में ज़ाया करने पड़ते। हर रोज एक नई कामयाबी आपको सिर्फ ख्याली अफसानों या 007 किस्म की फिल्मों से ही मिल सकती है। खैर, साथियों के साथ मीटिंग के तीसरे रोज कांटेक्ट से मुलाकात का दिन था। मुकर्रर वक्त पर कांटेक्ट आ गया। भेजने वाली डाक हमने पहले ही तैयार करके उसका पैकेट बना लिया था। मैंने कांटेक्ट से डाक वसूल की और अपना पैकेट उसे दे दिया और जल्द ही जिगजैग रास्ता इख्तियार करके, ताकि अगर कोई पीछा कर रहा हो तो उसे झटक सकूं, मैं अपने होटल पहुंच गया। इस बार सारी डाक सफेद कागजों पर मुश्तमिल थी। मैंने उनको गर्मी पहुंचाई तो अल्फाज उभर आए। मेरी भेजी हुई दोनों फाइलें उन्हें मिल चुकी थी। मेरी इस कामयाबी को बहुत सराहा गया था। बेहतरीन अल्फाज में मुझे शाबाश और मुबारकबाद दी गई थी। मेरे साथियों के लिए भी अलहदा तारीफी और शाबाश के खुतूत थे। हमारे घरों में सब खैरियत का मुजदा भी था। मेरे खत में लिखा था कि मेरी कारकर्दगी के एवज 20,000 रुपए मेरे घर वालों को पहुंचा दिए गए हैं। उन दिनों पाकिस्तान में चाय, चीनी, बनस्पति घी की बहुत कमी थी, इसलिए हम पांचों के घरों में ये अशिया वाफिर मिकदार में भेजती गई थी। मुझे पहले मिशनों को जारी रखते हुए एक नया और इंतहाई अहम मिशन सौंपा गया था। हमारी एजेंसी का एक ग्रुप पहले ही इस मिशन पर काम कर रहा था और ये बात भी मुझे इस डाक के जरिए मालूम हुई। अहमदनगर में मेरी कामयाबी के बाद मेरे ग्रुप को भी यही मिशन अपने तौर पर करने के अहकाम मिले थे और ये मिशन था कि तारापुर के एटमी बिजली घर से एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ भेजा जा रहा है और किस काम में लाया जा रहा है, इसके मुतालिक हर मुमकिन मालूमात हासिल करना। इस डाक में भी हमारे लिए 30,000 भारतीय रुपए थे, 10,000 मेरे लिए और 5-5 हजार मेरे साथियों के लिए। जो डाक मेरे लिए थी, मैंने उसे पढ़कर हमेशा की तरह नजर आतिश कर दिया। फाइलों की फिल्म भी जाया कर दी और साथियों की डाक और रुपए उनके हवाले किए। उन्होंने जब अपनी डाक पढ़ ली तो मैंने उनकी डाक वापस लेकर वहीं जला डाली, क्योंकि हम किसी भी सूरत में कोई खतरा मोल लेने को तैयार न थे। मुझे एहसास हो रहा था कि अहमदनगर में मेरी कामयाबी से मेरे सीनियर्स ने मुझसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं और इसीलिए तारापुर का मिशन भी मुझे सौंपा गया है। तरबेला में मुलाजिमत के दौरान गैर मुल्की मुलाजिमीन से मुझे इतना तो मालूम हो चुका था कि तारापुर का एटमी बिजली घर बिजली पैदा करने के अलावा कुछ और भी तैयार कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक मेरी मालूमात सिफर थी। लिहाजा मैंने दिल्ली के मुख्तलिफ बुक स्टॉल
स्टॉलों से न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक इब्तिदाई किताबों से लेकर वो किताबें भी खरीदी जिनमें ज्यादा पेचीदा टेक्निकल मालूमात थीं, और फारिग वक्त में उनका मुताला शुरू कर दिया ताकि जब मैं इस मिशन पर जाऊं तो न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक बिल्कुल कोरा ही न हूं। मेरे साथी भी इस बार की डाक में शाबाशी पाकर तरोताजा हो चुके थे। ये इंसानी फितरत है कि अच्छी कारकर्दगी के एतराफ में एक थपकी वो काम कर देती है जो हजारों लाखों रुपए नहीं कर सकते। मेरे साथी अपने तफवीज किए हुए काम ज्यादा तुंदही से करने लगे और चंद रोज में ही मुकम्मल मालूमात और तस्वीर मुझे ला दी। आर्मी हेडक्वार्टर में काम करने वाले एक सुपरिटेंडेंट का नाम यशवंत था और उसका घर पुरानी दिल्ली में एक तंग गली में था। यशवंत हफ्ते में 1-2 बार गाना सुनने उस मखसूस बाजार में जाता था और उसकी बीवी मर चुकी थी। इन इत्तलात के साथ उसके घर के अफराद के चलते फिरते तस्वीरें भी उतार ली गई थी। एक और सिविलियन क्लर्क था जो यशवंत के घर के करीब ही रहता था। वो जवान और गैर शादीशुदा था और यशवंत की बड़ी बेटी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसका नाम मधोक था। उस क्लर्क की यशवंत की लड़की के साथ भी एक तस्वीर उतार ली गई थी। लड़की का नाम शांति था। आर्मी हेडक्वार्टर्स के 2 सफाई करने वालों की तस्वीर भी ली गई थी। ये दोनों ईसाई थे और इनके घरों का एड्रेस भी हासिल कर लिया गया था। मेरे साथियों के इस होमवर्क से हमें हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के नए रास्ते दिखाई दिए। चूंकि ये सारा काम मेरे साथियों ने किया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि उन्हें आइंदा की प्लानिंग में पूरी तरह शामिल करूं। मुझे एहसास हो रहा था कि बतौर ग्रुप लीडर मेरा उनसे अपने मंसूबों की तफसील न बताने का उन पर यह असर हो रहा है कि वो मुझसे खुलकर बात नहीं करते। ये तो उनकी फौजी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की वजह थी कि वो मेरा हर हुक्म बिला चूं चरा मानते थे, वरना दुश्मन मुल्क में अगर वो मेरी बात मानने से इनकार कर देते तो मैं उनका क्या बिगाड़ सकता था। मुझे उनसे बड़ी हिकमत अमली से काम लेना पड़ता था और अब वो मौका आन पहुंचा था कि मैं उन्हें अपने मुकम्मल एतमाद में लूं और हेडक्वार्टर्स तक रसाई के लिए हम सब इकट्ठे बैठकर मंसूबाबंदी करें। मैं आज तक उनके घर के अंदर नहीं गया था और इसकी वजह महज सिक्योरिटी थी। मैंने उन्हें कहा कि कल शाम मैं उनके घर आऊंगा और वहीं हम सब इस मिशन की मंसूबाबंदी करेंगे। उन्हें अभी तक चूंकि कोई मुकम्मल मिशन सौंपा नहीं गया और ऐन मुमकिन था कि उनकी ये सोच हो कि उनकी मदद से मिशन मुकम्मल करके सारा क्रेडिट मैं खुद लेना चाहता हूँ। अगर उन्हें ये गलत फहमी थी तो मैं इसे भी दूर करना चाहता था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं सिर्फ एक बात से खौफजदा था कि वो जूनियर रैंक्स से थे जिनका काम सिर्फ अहकामात की तामील करना होता है। वो दिमाग से जरा कम ही काम लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता हालात कहीं बिगड़ जाते तो वो संभाल न सकते थे और यूं सारा खेल ही बिगड़ जाने का खदशा था। उनका ग्रुप लीडर बनाकर सारे मिशन की और उनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। बहरहाल अब हालात का तकाजा था कि मैं उन्हें अपने मिशन में शामिल करूं। अगली शाम मैं हस्बे वादा उनके घर गया। वहां इस मिशन का तफसीली जायजा लिया गया और ये फैसला हुआ कि 2 स्वीपर्स को मेरे 2 साथी अलग अलग हैंडल करेंगे और सुपरिटेंडेंट यशवंत के बारे में मेरे साथी ये पता चलाएंगे कि वो किसी मखसूस बाला खाने पर जाता है या मुख्तलिफ बाला खानों पर। यशवंत के मुतालिक मतलूबा मालूमात मिलने पर मैं उसे हैंडल करूंगा। ये फैसला होने पर सब मुतमईन थे। मैंने स्वीपर से राब्ता करने वाले साथियों को मजीद हिदायत दी और रात का खाना खाने के बाद वापस लौट आया। अगली 3 शामें मैंने अकबर और अशोका होटल में गुजारी और चौथे रोज दिन के 10 बजे सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर के कमरे की तरफ चला गया। उसका बैटमैन कमरे की सफाई में मसरूफ था। उसने ये बताकर कि कर्नल साहब दफ्तर गए हैं, मुझे बाहर से ही रुखसत करना चाहा। मुझे और कुछ न सूझा तो मैंने उससे पानी मांगा और कहा कि सर में बहुत दर्द है, अगर एस्प्रिन वगैरह हो तो पानी के साथ 2 गोलियां भी दे दे। एस्प्रिन और पानी लेने के बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अब्दुल करीम बताया। फिर कहा कि वो कर्नल के साथ तकरीबन 8 माह से है। मैंने कहा कि अब्दुल करीम अपने मुताल्लिक कुछ और बताओ। मैं सर दर्द के बहाने कुर्सी पर नीम दराज हो गया और अब्दुल करीम ने बोलना शुरू कर दिया। साहब मैं 4 साल से भारतीय फौज में हूँ। मैं हूँ तो इन्फेंट्री में, लेकिन अमली तौर पर अब तक मुख्तलिफ अफसरान का बैटमैन ही रहा हूँ। कर्नल साहब के पास आने से पहले मैं आगरा छावनी में एक मेजर साहब का बैटमैन था। कर्नल साहब की सख्त तबीयत की वजह से न तो वो किसी से मुतमईन होते हैं और न ही कोई उनका बैटमैन बनने पर खुशी से रजामंद होता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ कर्नल साहब की भरपूर खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज ही मुझे गालियों से नवाजा जाता है। कर्नल साहब जब मूड में होते हैं तो कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं और जब नाराज होते हैं तो बेतहाशा गालियां देते हैं। 4 साल पहले ट्रेनिंग के दौरान और बाद में मुख्तलिफ अफसरों का बैटमैन होने के दौरान मुझे इतनी गालियां पड़ चुकी हैं कि अब मैं इनका आदी हो चुका हूँ और अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। फौज छोड़ने की भी कोशिश की लेकिन नाकामी हुई। न माँ बाप जिंदा हैं और ना ही शादी की है। अब्दुल करीम बड़ी सुथरी उर्दू बोल रहा था। मैंने पूछा कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? वो बोला हुजूर लखनऊ मेरा आबाई वतन है। वालिदैन के घर में तो गुर्बत ही देखी, लेकिन वो कहा करते थे कि मेरे दादा नवाब थे। वालिद मरहूम ने भी खानदानी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपनी वज़ादारी का भरम कायम रखने के लिए जो थोड़ी बहुत जायदाद और रिहायशी हवेली थी पहले वो
पहन रखी और बाद में बेच डाली। जब मैंने होश संभाला तो घर में गुर्बत ही देखी। अभी 10 साल का भी नहीं हुआ था कि 1 साल के अंदर चंद माह के वक्फे से वालिदैन का इंतकाल हो गया और मैं बिल्कुल बेआसरा रह गया। वालिद मोहतरम के जानने वाले एक दुकानदार ने मुझे अपने घर में पनाह दी और मैट्रिक तक तालीम दिलवाई और उसी ने मुझे फौज में भी भर्ती करवा दिया ताकि मैं यहाँ इज्जत से रोटी कमा सकूं। यहाँ रोटी तो मिल गई लेकिन मुसलसल गालियों से माँ बाप, खानदान और मजहब की धज्जियां उड़ गईं। अब्दुल करीम बोले जा रहा था और मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। चंद नुक्ते थे जिनके गिर्द मेरा जहन घूम रहा था। ये शख्स फौजी, मुसलमान, हिंदू अफसरान की गालियों से बेजार बल्कि किसी हद तक बागी, कोई रिश्तेदार नहीं और हेडक्वार्टर्स के एक अहम सीनियर ऑफिसर का बैटमैन। हालात ने उसका पहले ही खासा ब्रेन वॉश कर रखा था और बाकी काम मैं कर सकता था। एक बड़ी दुश्वारी ये थी कि मैंने हिंदू होने का लिबादा ओढ़ रखा था। अपनी असलियत जाहिर करने में 50-50 चांस था। एक ये कि वो मेरा साथ देगा और दूसरा ये कि मेरा भेद खोलकर हिंदू अफसरान की नजर में खुद को वफादार और भारत माता का सुपूत बनने की कोशिश करेगा। मैं इस मौके को हाथ से न जाने देता, लेकिन इसके लिए मुनासिब प्लानिंग और मजीद सोच विचार की जरूरत थी। मैंने उठते हुए अब्दुल करीम से कहा कि उसकी बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ और इसके लिए यकीनन कुछ करूंगा। मैंने उसे कहा कि मेरी आमद का कर्नल साहब को न बताए। बातें तो वो कर चुका था लेकिन इस डर से सहम भी गया कि मैं कर्नल को कहीं उसकी गुफ्तगू के बारे में न बता दूं। उसने कहा, साहब आप कर्नल साहब को कुछ न बताएं, मेरी जबान तो हरगिज न खुलेगी। मैंने उससे लखनऊ के उस दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और महले वकू पूछा जो उसने बता दिया। मैं चाहता था कि उसकी कही हुई बातों की सच्चाई जान सकूं। उसे 500 रुपए देकर मैं वहां से रुखसत हुआ और मेरा दिमाग इस सिलसिले में मजीद कुछ करने के ताने बाने बुनने लगा। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया कि अब्दुल करीम से काम लेने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोई अमली कदम उठाने से पहले उसके मुताल्लिक मुकम्मल छानबीन की जाए। शाम को मैं अपने साथियों से मिलने उनके घर गया। इत्तेफाक से मालिक मकान घर में ही था। मकान की ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां अगरचे ड्योड़ी में थी, लेकिन गली में मकान के दरवाजे से गुजरकर ही सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता था। दरवाजा मकान मालिक ने ही खोला। मैंने उसे अपना नाम अजहर अली बताया और कहा कि मेरा एक कारोबारी वाकिफ यहाँ रहता है। मैंने साथियों में से एक नाम बताया। वो यहाँ अपने असली नामों से ठहरे हुए थे ताकि मुख्तलिफ नामों के चक्कर में कभी गलत नाम न बता बैठें। मालिक मकान ने मुझे ऊपर जाने दिया। मैंने साथियों के एक कमरे में मीटिंग की और कहा कि एक शख्स के कवायफ मालूम करने के लिए लखनऊ जाना है। सभी जाने को तैयार थे, लेकिन मैंने 2 का इंतखाब किया और उन्हें लखनऊ में एक दूसरे से कुछ फासले पर रहने की हिदायत की। उन्हें उस दुकानदार से जिसने बकौल अब्दुल करीम उसकी परवरिश की थी, अब्दुल करीम के मुताल्लिक मजीद मालूमात और अगर उसका कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद था तो उसका पता लगाने और उनकी छानबीन करनी थी। मेरे दोनों साथी रात को ही ट्रेन से रवाना होने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें 3 दिन दिए ताकि तमाम मालूमात हासिल करके चौथे रोज वापस आ जाएं। कई बार एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज न करने का कहकर उन्हें अल्लाह हाफिज कहा और वापस अपने होटल चला आया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।